रुको रुको रुको, ये जो वीडियो है, ये जो इंटरव्यू होने वाला है, ये आपके लिए स्पेशल और आपके बच्चे के लिए है। जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके बच्चे के भविष्य निर्माण की बात की जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ जो है 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले जो कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चेतन सिंह जी, इंजीनियर चेतन सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगे कैसे आपका बच्चा 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कॉलेज में जाना है तो उसको किस प्रकार से अपने कोर्सेज का चुनाव करना है, कहाँ तैयारी करनी है, क्या डिफरेंस कोचिंग जो सेंटर्स हैं उनकी पढ़ाई में होता है और क्या स्कूल्स की पढ़ाई में होता है, कैसे साथ जो है ना कर सकते हैं, कैसे जो है ना ये जो आजकल प्रेशर इतना बढ़ गया स्टडी के ऊपर बच्चों का कि वो कहीं ना कहीं सुसाइड के केस तक आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और एआई क्या कुछ कर लेगा, आखिर एआई क्या उखाड़ लेगा, ये बातचीत भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी चेतन जी, स्वागत आपका। नमस्कार शमशेर जी। तो एक बार पुनः हम अपनी इस चर्चा को लेकर आ गए आपके पास जी कि जो है ना हमारे जो अभिभावक है ना कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा बेटा 7वीं क्लास में हो गया, 8वीं क्लास में हो गया, अब इसके लिए भविष्य में क्या करें, इसको स्कूल में भेजूं या कोचिंग सेंटर में भेजूं, कोटा भेजूं, कहाँ भेजूं, समझ में नहीं आता और क्या करवाऊं ये भी समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, क्या करना चाहिए किसी भी अभिभावक को। सर बेसिकली ये चीज़ तो एज पर स्टूडेंट इंटरेस्ट होता है या फिर आपकी फैमिली में जो भी है कोई गार्जियन है जो अच्छा समझ रखता हो इस चीज़ के बारे में कि क्या ऑप्ट करना चाहिए चीज़ों को, क्या नहीं करना चाहिए, उससे हम बात करें। प्लस उसके टीचर्स जो हैं जो बच्चे से एसोसिएट रहे हैं वो उसके बारे में बहुत अच्छा बता पाएंगे। प्लस बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सभी फैक्टर्स को देख के हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या ज़रूरी है करना और किन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं इनिशियल पे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ के लिए। पहला जो चीज़ होता है वो ये है कि हम जो करना चाह रहे हैं उसका पाथवे हमें क्लियर हो एकदम कि क्या करना है, कैसे करना है, एकदम माइंडसेट क्लियर होगा, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। वो एज ए पेरेंट भी कि वो भी आपको हेल्प करेगा आपके बच्चे को समझने की, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और एक बच्चे के लिए भी बहुत ईजी रहता है कि उसको ये जब समझ आता है कि मुझे करना क्या है तो अल्टीमेटली जब सब चीज़ें क्लियर होंगी तो बहुत बेटर अपनी परफॉर्मेंस दे पाता है हर जगह। अच्छा, एक सवाल आ जाता है कि इसमें कि आजकल जो है ना ये जो प्रिपरेशन का जो टाइम फ्रेम है ये पहले तो 11वीं 12वीं में जाके होता था, लेकिन अब तो ये 4 साल तक का हो गया, 9वीं 10वीं में ही मतलब चीज़ें शुरू हो गई हैं। जी। कैसे मतलब डिसाइड करे कोई भी शख्स कि अब कर लेना चाहिए और किस में जाना चाहिए बच्चा। वो सर देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो साइंस बैकग्राउंड ऑप्ट करना चाह रहा है जी सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप जूनियर लेवल पे बात करेंगे 9th-10th में तो ओलंपियाड्स हैं, नेशनल लेवल ओलंपियाड्स हैं। मतलब मैं रीजनल सिंपल ओलंपियाड्स की बात नहीं कर रहा, जो नेशनल लेवल ओलंपियाड्स हैं उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा लेवल होता है। और जो बच्चे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें मतलब कर रखी हैं जो हमारे एरिया में आधे लोगों को पता भी नहीं रहता। अगर हमें पता है, अवेयर हैं हम चीज़ों से, तो हमारी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि क्या करना है। वही हमें एक बच्चे को सिलेक्ट करवाने में हेल्प करनी चाहिए। प्लस बच्चे का क्या रोल है कि वो क्या करना चाह रहा है, हमें उसके रिव्यूज़ भी जानने चाहिए। अल्टीमेटली उसका लाइफ है और वो किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करेगा उसको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि 10वीं तक तो जो है ना सिलेबस सेम सा रहता है। हाँ। लेकिन जैसे बच्चा 11वीं में आता है तो 11वीं में उसके पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं, या तो पीसीबी में जाए या पीसीएम में जाए या फिर मान लीजिए वो कोई अन्य विधा में जाता है तो फिर उसको आर्ट कॉमर्स में जाना होता है। तो हम इस पर आ जाते हैं वापस से कि नॉन मेडिकल या मेडिकल, इस चीज़ को लेकर काफ़ी मतलब बहस होती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसी फील्ड में जाते हैं। कोई भी कैंडिडेट कैसे 11वीं में डिसाइड करे किस स्ट्रीम में जाना है और किस पर्टिकुलर कोर्स में जाना है। जी देखो मैं आपको बताऊं इसमें ना एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्या है कि जैसे अपना 10th तक का जो एजुकेशन है ना सर, आप 10th के बिहाफ पे तो नॉर्मली क्या करेंगे, 10th में आप अगर ओलंपियाड्स भी करेंगे तो भी आपको करेंगे तो 11th ही जी, ठीक है। बट 11th-12th के बाद क्या है, आपको कॉलेज के लिए ऑप्ट करना है। सो वो कॉलेज की जो प्रेफरेंस है उसके लिए ये सारा गेम चलता है। ओके कि आप जब साइंस ऑप्ट कर रहे हैं तो आप अगर नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो आप आईआईटी एनआईटी के लिए टारगेट करते हैं। जब आप मेडिकल ले रहे हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए टारगेट करते हैं। तो बेसिकली वो ऑप्शंस आपके पास कम हैं और जो डिफरेंस इन एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज सिंपल 10th तक आप समझिए, आप ज़्यादातर बच्चों तक जब पहुँचेंगे सो नॉर्मल क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग है कि आप एक सिंपल एक बुक ले लेंगे, उसके हिसाब से चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, आप मार्क्स ऑप्ट कर लेंगे। वो मार्क्स बेस्ड गेम है कि आप
बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उससे हो जाएगा। क्रैमिंग बेस्ड गेम थोड़ा ज़्यादा है कि क्रैमिंग मेमोरी रखनी है वो तो उस दिमाग में। बट जब हम बात आते हैं इसकी 11th 12th की, जी, यहाँ सर 11th और 12th दोनों का कंबाइंड सिलेबस है, एक तो वो आएगा। सो एक तो बैक ऑफ माइंड हमारे ये सेट कर दिया जाता है कि 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 11th को थोड़ा कमजोर 11th में आप देखेंगे बच्चा वो सीरियसनेस नहीं रखता जैसा 9th में नहीं रखता, तो 10th में बच्चा अचानक सीरियस हो जाता है, अचानक सीरियस हो जाता है। तो वो बैक ऑफ माइंड हमें तो बचपन से सिखाया गया ना कि 10th इंपॉर्टेंट है, फिर 12th इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है, प्लस अगर वो अवेयर नहीं है तो उसको ये समझने में बहुत टाइम लग जाएगा कि हम किस गेम मतलब किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे हमें चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे मुझे चैप्टर्स पे जाना चाहिए। क्योंकि मैं सिंपल सी बात यह है कि अगर 11th में बच्चा चीज़ें सिंसियरली लेने लग जाए थोड़ा थोड़ा, तो वो बहुत बेटर परफॉर्म करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्लस बात आती है लेवल की, तो सर जो 11th और 12th की लर्निंग है ना, वो है थिंकिंग बेस्ड। जी, आपका ऐसा नहीं होता कि जैसा आपको पढ़ा दिया वैसा का वैसा कुछ आने वाला है, वहाँ आपकी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है बार बार, तो वो बच्चे की डेवलप होनी चाहिए साथ में। और उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, इसलिए जब बच्चा 11th में आता है तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है जी, आपको अल्टीमेटली जाना तो कॉलेज में ही है। हाँ, बिल्कुल सही ठीक बात है, अगर आपको करना है तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, तो वो बर्डन रहता है, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि मुझे इसमें चाहिए, है ना। तो वो अगर वो 11 से चीज़ों को सीरियस लेगा तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बिकॉज ये ना एक होता है कि आप बेस अच्छा बनाते जा रहे हैं, वो उसी का गेम है। जो बच्चा 9th से प्रिपेयर कर रहा है, डेफिनेटली वो जो 11th में बैठेगा उसको पहले से क्लियर है चीज़, पहले से क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी चीज़ के अगर रिगार्डिंग उसका रहा है, तो वो 11th और 12th के जो नॉर्मल बच्चा बैठेगा उससे बहुत आगे रहेगा, बहुत आगे स्टार्टिंग। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि मतलब इतनी पहले से उसकी बेसिक तैयारी हो जाएगी, आप यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज ये सब चलाते हैं जी, और बच्चा जो है वहाँ पर जब पहुँचता है तो फैमिलियर हो जाता है उसके। हाँ, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उस पैटर्न से फैमिलियर हो जाए, कैसे डील करना होता है, चीज़ों को स्किप कैसे करना होता है, वो चीज़ों से फैमिलियर हो जाए। तो मतलब इस तरह के कोर्सेज या इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स है वो अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को तैयारी के लिए। सर ये तो फैक्ट है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एजुकेशन सिस्टम को तो उठाया है, बिकॉज जो लेवल ऑफ एग्जाम आता है वो आप नॉर्मल उससे नहीं कर सकते, आप एक सिंपल बुक से करेंगे वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आजकल आप देखिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया ना, कंपटीशन ज़्यादा, प्लस आप देखिए अभी मैं रिसेंट एग्जांपल दूं, मेंस में लास्ट ईयर आई थिंक 50 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रहा है, तो 99 परसेंटाइल आ रहा है, कितने लाख बच्चे बैठ रहे हैं उसमें, वो भी 50 मार्क्स पे आउट ऑफ 100, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 100 में से 50 नंबर है तो अच्छे ही नहीं है, जबकि वो 99 परसेंटाइल वो आपको टॉप स्टूडेंट्स में लाके खड़ा कर रहा है उतना स्कोर। सो वो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मेंटेन करने के लिए, आपको वो एजुकेशन मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली बेटर एजुकेटर्स चाहिए जो नॉलेज वाले हैं और प्लस आपको समझने वाले भी जी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छा। अब जैसे हमने बात करी कि इंस्टीट्यूट्स ने जो अच्छा काम किया है, तो इसी वजह से आजकल थोड़ा सा ट्रेंड भी है और अभिभावकगण भी ये सोचते हैं कि चलिए कि बच्चों को ना क्या करते हैं कि स्कूल के साथ कोचिंग करा देते हैं या कोचिंग स्कूल के बाद करा देते हैं और कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जब हम कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को भेजते हैं तो जैसे मान लीजिए कोटा में अमूमन सुसाइड के केस तक आ जाते हैं और बच्चे पर प्रेशर इतना रहता है कि मतलब वो इस कदम को भी उठा लेता है, इससे कैसे फिर अभिभावक को बड़ी चिंता रहती है। जी, देखिए मैं ये कहूँगा कि जैसे उसके लिए जब 10th से 11th में स्विच हुआ है ना सर बच्चा, वहाँ उसके लिए एंटायर वर्ड चेंज हो गया है कि कैसे उसका एजुकेशन रहा है अब तक और अभी पढ़ने के तरीका एकदम चेंज हो गया है। प्लस उस टाइम पे उसको बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि कैसे डील करना है, चीज़ें नई हैं उसके लिए और डिफरेंट है। जो कल एक किताब में पढ़ रहा था उसके लिए बहुत सारी किताबें आ गई हैं सामने, ठीक है। चीज़ों जो एक छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो आज पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, बहुत लेंदी, तो वो डील करना है। प्लस यहाँ सर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, बिकॉज जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है ना, वहाँ बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का भी, आपके टीचर्स का भी, सबका बहुत बड़ा रोल है। सही बात। आप देखिए जैसे मैं जेई की बात करूँ, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं जी, परसेंटेज रिजल्ट कितना है सक्सेस का, बहुत ही कम है, ठीक है। नीट में भी वही है, 2%, 1.5%, लाखों बैठते हैं तब कोई 1000 2000 कितनी सीटें होती है उतने, जी उतना ही है। तो इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि बाकी जो स्टूडेंट्स बैठे वो फेलियर हैं, हाँ ये तो नहीं कह सकते क्योंकि किसी न किसी विधा में तो जाते ही होंगे वो, है ना। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना कि हम जैसे
बच्चा पढ़ रहा है, प्लस पेरेंट्स की भी अगर उनको गाइडेंस है, जी साथ साथ पेरेंट्स उनके अंडरस्टैंडिंग है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कैसे हमें मतलब डील करना है उनके साथ, कैसे बच्चा टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों पे बहुत मैटर करता है सर। तो उसकी जो राह कितनी आसान होने वाली है वो टीम वर्क पे डिपेंड करेगा, इंस्टेड ऑफ ये नहीं कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली आपको एजुकेटर्स अच्छे चाहिए जो आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर दें, हाँ सही बात है, वो है, बट कहीं ना कहीं वो टीम वर्क है कि आपके टीचर्स का भी आपको रहना चाहिए, प्लस आपके पेरेंट्स का भी रहना वहाँ चाहिए। पेरेंट्स तो होते ही नहीं है ना कोचिंग सेंटर्स में। जैसे बच्चा चला जाता है बाहर, वो रह रहा है पीजी में, वो उसकी दुनिया तो वैसे ही बदल गई है, वो घर का प्रेशर भी खत्म हो गया, पेरेंट्स वहाँ है नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और अब अभिभावकों की भी एक मजबूरी हो जाती है कि भाई इतनी दूर रहता है तो कोई फ़ोन भी देना पड़ता है। अब वो फ़ोन तो दो धारी तलवार अपने आप में उस बच्चे के पास जिसकी उम्र टीनेज है, जिसकी खुद के अभी जो है ना शारीरिक विकास में चेंजेस जा रहे हैं, मेंटल लेवल पर उसके चेंजेस जा रहे हैं, वो एक उम्र भी ऐसी होती है, फिर कैसे मैनेज करें? मैं आपको बताऊं शमशेर जी, मैं इतने बच्चों से, अब बच्चे डील करते हैं मेरे से, बड़ा फ्रेंकली भी रहते हैं जी, ऐसी ऐसी चीज़ें वो जब शेयर करते हैं ना कई बार, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर तो बहुत कुछ है जो ये बता भी नहीं पा रहे हैं किसी को, और ना कोई समझने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। क्योंकि जब वो अल्टीमेटली ये सब बातें बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार एक एजुकेशन है वो ठीक है, वो चल रही है साइड साइड, बट ये जो डील कर रहे हैं ना, ये भी कोई एक इंसान तो ऐसा हो ना जिसके सामने वो अनफिल्टर्ड हो, बिल्कुल सही बात कि है, उसको ये लगे कि मुझे जज नहीं करेगा, और मैं अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं बिल्कुल फ्रैंकली शेयर कर सकता हूँ, जैसा मेरा मन में आ रहा है, जो मेरा ओवर थिंकिंग है कुछ भी, और वो हर इंसान के लिए है, नॉर्मली हम सोचते हैं बहुत बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर कोई शेयर करने वाला होगा तो ये सब बर्डन हट जाता है। अदरवाइज आप देखते हैं ये जो सर जो भी केसेस होते हैं ये बाई प्रोडक्ट हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच्चा किसी से ओपन अप नहीं हो पा रहा है, और एकदम से पास कोई है नहीं, और ये कुछ मोमेंट का होता है, कुछ मोमेंट का रहता है, तो वो अगर कोई कंट्रोल कर जाए, या कोई ऐसा है जिससे हम अपना दुख शेयर कर गए, तो ये कभी नहीं होगा। बट अगर किसी के पास कोई है नहीं, उस मोमेंट पे उसको ये समझा ही नहीं पाया कि क्या सही क्या गलत है, तो वो हो जाता है, उसके बाद तो फिर क्या पता चलेगा। तो आपके पास तो अच्छी बात ये भी है कि आप जहाँ मतलब कोचिंग दे रहे हैं, तो यहाँ से बच्चा मतलब आपके पास तो वैसे ही आ जाता होगा, वो पेरेंट्स के मार्गदर्शन में भी रहता है, साथ में उनके सानिध्य में भी शिक्षा लेता है। सर वो अगर ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, अगर बच्चा आपके सामने रहता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बिकॉज देखो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा कुछ यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, बट अल्टीमेटली आपके पास रहेगा, और डेली बेसिस पे आपको पता चलता रहेगा कि वो कितना ग्रो कर रहा है, प्लस कैसा उसका रह रहा है, उसके चेहरे को देख के आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपना दुख भी शेयर कर सकता है, जी सब कुछ शेयर कर क्योंकि सकता है। मम्मा पापा से तो कहीं ना कहीं किसी एक शख्स से तो ओपन रहता ही है। कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि बच्चे को हेजिटेशन भी होती है इनिशियली कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, मेरे टीचर हैं, मैं कैसे बात करूं उनसे। तो वो अगर एक बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो बैरियर को पेरेंट्स तोड़ सकता है कि जी ऐसा आ रहा है बच्चा। अब मेरे पास भी कई बार पेरेंट्स की फोन आते हैं कि सर आप बच्चे को मत बताना, बट ऐसा हो रहा है, तो वो ठीक है, मैं कर लूंगा फिर डील, है ना। अब जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे बच्चे आपसे ओपन हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली बात कर लेते हैं, लेकिन वो जो रेशियो है वो कम होगा। भाई वो मान लीजिए अगर 200 बच्चे तो 20 बच्चे आपके पास आ जाते होंगे, लेकिन बाकी 180 तो रह गए, या मान लो 50 आ जाते होंगे तो बाकी 150 तो रह गए। तो जब माँ बाप होंगे तो वो मतलब सुनवाई करने के लिए हैं जी, और वहाँ बड़ी भीड़ के अंदर, बड़े दूसरे शहर के अंदर, जिसकी दूरी भी यहाँ से इतनी होगी कि भाई एकदम से आदमी पहुँच भी ना पाए, तो वहाँ तो फिर दिक्कत रहती है। तो सर फिर बात ये भी है ना, वो दूसरे प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कंपैरिजन और सब कुछ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरी एक सीट के लिए। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे मेरी एक सीट मिल जाए, ठीक है ना। प्लस मैं जो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये अल्टीमेटली आपको मेहनत करना सिखा रहा है, आप किसी भी सिचुएशन के लिए फाइट करना सीख रहे हैं। बिल्कुल सही बात। सक्सेस फेलियर ये सब कोई वर्ड नहीं है, बिकॉज आपको सीट मिली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी आपने सीखा है कुछ, प्लस आप एक इन्वायरमेंट से होके गुजरे हैं जिसमें आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लड़ना सीखा है कि कैसे हम फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और उससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, मतलब हम हारेंगे नहीं, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं, हारते नहीं है। सही बात है। तो अभी जैसे वहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ की बात करें, तो जो एक कोई भी बच्चा, अब जैसे सीधा ये पेरेंट्स के लिए था कुछ एक मैटर, तो लेकिन अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तो इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, विभिन्न कोर्सेज करवा रहे हैं, एनडीए वालों को भी करवाते हैं, आईआईटी जेईई इन सब भी करवा रहे हैं, नीट का करवा रहे हैं। कोई भी बच्चा जैसे पढ़ाई करता है
तो उसकी बड़ी समस्या रहती है कि मैं कैसे इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, उसके बाद का जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करूं कि मतलब मुझे सफलता की गारंटी तो नहीं, लेकिन मतलब एक पाथ ऐसा हो कि भाई हाँ मुझे श्योरिटी हो जाए कि हाँ मैं अच्छा कर जाऊंगा जी। तो मतलब मैनेज कैसे करें टाइम को, बड़ी समस्या होती है। हर बच्चा कंफ्यूज रहता है भाई सभी को आधा आधा घंटा दूं, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो क्या पता वो ज़्यादा दे जाए उसमें, किसी में कम दे पाता हो। कई बार ऐसा सवाल आता है कि भाई जो इजी है ना उसको, जैसे बोल देते ना एग्जाम टाइम में भाई उसको पहले करो, तो मतलब उसको ज़्यादा समय दे दूं भाई जो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, या फिर जो टफ है उसको ज़्यादा समय देना चाहिए, या टफ को पहले करना चाहिए सरल को पहले करना चाहिए। क्या साइकोलॉजी होती है इनके पीछे, कोई बच्चा कैसे तैयारी करे? जी कुल मिला के बात ये इसमें अब 2-3 बातें हैं। अब मान लो मैं हूँ स्टार्टिंग फेज में 11th वाले में, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप करो गलतियाँ, आप करो, क्योंकि आप सीखोगे वहीं से, आप कर करके देखो, ठीक है। उसमें आपके पास बहुत टाइम है, तो आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर मान लो वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो थोड़ा और इजी क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज हमारा ना कहीं ना कहीं वहाँ माइंडसेट क्या रहता है, जो जैसे अब मैं बोल रहा हूँ 10th तक का हमारे मार्क्स आ रहे हैं 90%, 95%। अब यहाँ आते ही 300 में से मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मेंस का अगर है पेपर 300 में से मार्क्स आ रहे हैं 150, 180, आप कहोगे मेरा तो कम आया स्कोर, जबकि वो स्कोर बहुत अच्छा है, एवरेज अगर देखें क्योंकि कंपटीशन में सब वही थे। तो वो एक तो वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, प्लस दूसरा जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th का बच्चा है, तो उस टाइम पे तो जो आपकी गलतियां हो रही हैं, आप सीख रहे हैं, वो आप गलतियां करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको आप एक चीज़ देखिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें करें। अगर मान लो मैंने 11th में मैं बोलूँ, लेट्स सपोज करिए मेरे एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई अगर बच्चा 7 से 8 चैप्टर्स पे भी कमांड कर ले 50% पे, तो भी ये एश्योर है कि वो बहुत अच्छा कर जाएगा एग्जाम में, ये गारंटीड है। बिकॉज जो कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ माइंड वो चीज़ इफेक्ट बहुत करती है कि 11th उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब 11th से 12th में जाता है, अगर बच्चा इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए, एक तो मैं जैसे ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे 11th आता है कुछ, या फिर ये कहे कि मुझे 11th नहीं आता है, इसमें बहुत फर्क है। तो अगर इस माइंडसेट से वो गया 12th में, तो उसके लिए आने वाली शुरुआत बहुत स्मूथ जाने वाली है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि क्या है गेम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि सर जो आता है ना उस पर बहुत फोकस्ड करना है। प्लस 11th में जैसे आपने सब्जेक्ट वाइज कहा, कोई मेरा इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा है, पर मुझे यहाँ पीएचडी नहीं करनी, मेरा अल्टीमेटली मैं किस लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे मेरी एग्जाम निकालना, ठीक है। तो मैं क्या फोकस करूंगा कि अगर मेरा 11th का फेज है तो जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मैं उसको टाइम दूंगा, रेशियो वाइज उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, कि यहाँ तो मुझे ज़्यादा है, अदरवाइज तो फोबिया बन जाएगा कि मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा भी नहीं दोबारा। तो अभी तो मेरे पास टाइम है कि उसको फाइट आउट करने का। बट अगर वो बच्चा 12th एंड में है, जब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वहां ध्यान दूंगा जो मेरा इंपॉर्टेंट है और जो मुझे आता है, ना कि उस चीज पे जो मुझे नहीं आता। मतलब ये डिपेंड करता है कि तैयारी में कितना समय बाकी है। हाँ, वो उस पर बहुत सारा डिपेंडेंट है। तो वो अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग सिनेरियोज हैं, वो उसी अकॉर्डिंग बच्चा डील करेगा। प्लस मेरा ये मानना है सब्जेक्ट्स का फेवरेटिज्म होता है बच्चे में, बट हम अल्टीमेटली एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी सीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें क्यूमुलेटिव स्कोर चाहिए टोटल, इन टोटल सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो वो आप सबका साथ लेके चलेंगे ना, तो वो ज़्यादा इजी है स्कोर करना एज कम्पेयर टू किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी पे। जी। अच्छा, अब आपने देखा कि मतलब बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए एडमिशन के लिए, वो हो गया, बच्चे ने तैयारी भी कर ली, एग्ज़ाम भी दे दिया, क्रैक कर दिया। अब मान लीजिए हाँ हम आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। जब रिजल्ट आता है आईआईटी का या फिर मान लीजिए नीट का, रैंकर्स ने बड़ा धमाल मचा रखा होता है कि AIR1, 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 2 का भी बात नहीं होती, सच पूछो तो ढंग से तो हर एक में AIR1 की बात हो जाती है। बड़े बड़े अखबारों में मतलब एडवर्टीजमेंट आती है, या फिर जहाँ पर भी होता है AIR1 का बड़ा डिस्कशन रहता है। तो कैसे इस प्रेशर से भी डील करे कोई भी विद्यार्थी? नहीं सर, देखो ये चीज़ रहेगी, मतलब कोई अच्छा कर रहा है उसको सराहना गलत नहीं है। हाँ, ये बात बट अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसको भी सपोर्ट हम नहीं करना है। और रैंक्स का और क्वालिफाई तो हो ही गए हैं। हाँ, क्वालिफाई हो गया है। उसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, वो मुझे मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है और मैं नहीं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं दोबारा प्रिपरेशन करूँ। या फिर लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो आप करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मतलब बहुत ये चीज़ें तो आती रहेंगी कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखो मेरा क्या मानना है, जैसे आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, NITs हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके लिए इतना कंपटीशन पता है क्यों है सर?
कि यहाँ का इन्वायरमेंट इंजीनियर बनाता है। इन कॉलेज की वैल्यू नहीं है, मतलब कॉलेज के नाम से नहीं आता कुछ। जी। वहाँ ऑल ओवर इंडिया से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आ रखे हैं, और अपने देश के सबसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट का फेस है वो जी। वहाँ आपको बेस्ट सोर्सेज मिलेंगे कुछ भी करने को। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे वहाँ के बाद तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा। प्लस वो जो माइंड्स होंगे उसमें आप रह के एजुकेशन सीखते हैं। किताबी नॉलेज एक बहुत डिफरेंट से एनवायरनमेंट का बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है किसी और कॉलेज से किया हुआ इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर वो भी है, वो अपने कैलिबर पे वो बहुत उनसे भी आगे निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है जी। बट अल्टीमेटली जो उन बच्चों के पास एज होता है वो होता है प्लेटफॉर्म का। किसी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको मिल जाता है वो, बस ये लड़ाई है। ये लड़ाई, सही बात है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए बच्चे ने IIT से या किसी भी कॉलेज से पढ़ाई की और अब वो इंजीनियर बन गया, ठीक है। लेकिन अब आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो साथियों आप भी इस बात से सहमत होंगे कि AI का युग आ गया और इस AI के युग में क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि 12,000 एम्प्लॉयज़ को TCS ने निकाल दिया और उनमें मोस्टली इंजीनियर्स थे और वो IITian भी होंगे या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से होंगे, मतलब देवर इंजीनियर्स। मतलब अगर वो निकाल दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं कैरियर के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय के अंदर IITian का भी फ्यूचर कहीं खतरे में नहीं है। मतलब ये थॉट प्रोसेस किसी भी अभिभावक के माइंड में चल सकता है कि मान लो आज करवा भी दूं तो आगे तो यार है तो वो मतलब उसकी सब रिप्लेस कर देगा। तो वो जो अभिभावक है उसको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो AI से मतलब AI को समझे, और दूसरी बात ये है कि आखिर AI क्या उखाड़ लेगा। देखिए सर, ऐसा है कि टाइम के साथ अपडेट होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि जॉब्स जाने वाला, तो AI आजकल नेसेसरी है तो ऑब्वियसली उससे अपडेट रहना पड़ेगा। बट जैसे आप मान लीजिए कॉलेज है, बहुत एक लोकल कॉलेज है और एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जी, सबसे पहले वो अपडेट करेगा खुद को, अपने कोर्सेज में अपडेट करेगा। अब जितनी भी IITs NITs है सब में AI का आ चुका है कोर्स स्ट्रक्चर जी, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स रहेंगे वो जो फिलहाल का ट्रेंड है उसमें ऑलरेडी वो अच्छा सर्वाइवल रहेगा उनका। प्लस एक बात समझिए कि अगर AI है और एक मैं हूं जिसे मुझे उसकी नॉलेज भी है, तो मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करूंगा इंस्टेड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर ओनली, है ना। तो अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज है तो मैं ज़्यादा बेटर हूँ उस चीज़ से, और वो रिप्लेसमेंट नहीं है उस चीज़ की, है ना। तो वो अगर जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उतना प्रोपोर्शनल होता है सोर्सेज के कि जो आपको सोर्सेज अपडेटेड मिलेंगे, जो न्यू आ रहे हैं, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो सब आपको मिलेंगे, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सारा मतलब जो कंपटीशन है और सब कुछ है, इस रीज़न ही यही है कि गवर्नमेंट का जो फेस है सबसे पहले वहाँ सोर्सेज अपडेट होंगे। हाँ, है ना, सही बात है। और बड़े स्तर पे भी है, क्वालिटी वाइज भी है वहाँ पे, मतलब फिजिबल भी नहीं है ना किसी नॉर्मल कॉलेज के लिए सब अपडेट करना उतना इजी, बिल्कुल कि वो एक नॉर्मल ओल्ड ब्रांचेज रखेंगे जैसे प्रॉपर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है और ये सब होती है, या फिर सिंपल किसी भी उसमें लगा लीजिए। बट जो गवर्नमेंट एक वैसे है, रेप्यूटेड है, वो सबसे पहले उसी को अपडेट करेगा कि जी ये आज की डिमांड है और यही चाहिए हमें जी। और उनके पास जो है ना इस तरह के नियम बनाने की या फिर मान लीजिए कोई भी शिक्षा पॉलिसी जो है लागू करने की मतलब आसानी भी रहती है अपने। अच्छा, अब जैसे जो बात कर रहे थे हम AI की, तो AI में जो आपने बताया उसके अनुसार अगर मैं कहूँ तो मतलब AI कुछ रिप्लेस नहीं करेगा, वो रिप्लेस करेंगे जो AI को जानते हैं। हाँ जी। तो IIT में तो वो जाने वाले बच्चे जो हैं बन ही जाएंगे, तो कोई बात ही नहीं है। तो सर आजकल तो वैसे ज़माना ऐसा आ गया है कि AI जो है अपना वहाँ तो करेगा IIT में काम, लेकिन अभी तैयारी के टाइम पे ही लोग कह रहे हैं कि आप है ना डाउट जो है वो भी आप कंसल्ट कर लो, AI से जवाब दे देता है टीचर के तौर पर। कि टीचर जैसे आपके यहाँ पर भी पढ़ाई होती होगी, तो कैसे कुछ जो है ना इसका ऑनलाइन एजुकेशन का प्रभाव ये तो देखो आजकल सर हो गया है, बच्चा मतलब फ़ोन पे देखता है सब कुछ। बट क्या है कि एजुकेशन क्या है कि सिर्फ आंसर देखना नहीं है, वो कहाँ गलती कर रहा है ये बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल। तो वो चीज़ एक टीचर से ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं समझा पाएगा कि सिर्फ ये नहीं दिखाना कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो तो कोई भी देख लेगा। मान लो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। हाँ। जो सारी दुनिया में सिलेबस चल रहा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सही बात है। मेन क्या है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ मैं मतलब वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, या प्लस बच्चे की क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे डील कर रहे हैं। सही बात, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ सिर्फ सॉल्यूशन देखना। तो एजुकेशन तो बेसिकली क्या है कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, बच्चे को वही तो समझाना है। और वो चीज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
मतलब आप कहेंगे ऑफलाइन टीचिंग का कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ जो कनेक्शन है वो वहाँ पर हमेशा ही रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आई होप सो कि साथियों आपको भी काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा, आपके बच्चे के लिए भी। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। बाकी इस तरह की और भी चर्चाएँ आपके लिए लाते रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए इस तरह के सकारात्मक इंटरव्यूज और खबरें जो है ना दिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत।